गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम शुम्पेटर के इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम उनके इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ेंगे। देखिए, शुम्पेटर का जन्म 1883 में एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, उन्हें देखिए पढ़ने लिखने का इतना कोई शौक नहीं था, उनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है अर्थशास्त्र, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन किया। लेकिन कार्ल मार्क्स और फिशर के जो आर्थिक विचार थे उनके विचारों पर बहुत गहन प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने उनके विचार पढ़े और उनके विचारों से प्रभावित होकर फिर उन्होंने अर्थशास्त्र में रुचि लेनी शुरू कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने इकोनॉमी को बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और फिर जब कार्ल मार्क्स, फिशर इनके थॉट्स पढ़े तो उनके थॉट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर उनसे प्रभावित होकर फिर उन्होंने अपने भी विचार व्यक्त किए कि इकोनॉमी में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखिए शुम्पेटर ने अर्थशास्त्र की अनेक पुस्तकें भी लिखी। जब वो उनके विचारों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अर्थशास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। फिर उसके बाद 1950 में उनका निधन हो गया। चलिए, अब हम शुम्पेटर के इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा पूंजीवाद का अंत। देखिए, शुम्पेटर का कहना था कि आने वाले समय में पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उसका विनाश हो जाएगा, यानी कि वो जो अव्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनका ये कहना था कि आने वाले समय में एक समानता पर आधारित एक नया समाजवाद आएगा। ठीक है, और जो ये व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा होती है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितनी भी पूंजी होगी उसमें समाज का अधिकार होगा। जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शुम्पेटर थे वो कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने भी पूंजीवाद का अंत बताया था कि आने वाले समय में पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पर शुम्पेटर ने अपने भी विचार व्यक्त किए। उनका भी यही कहना था कि आने वाले समय में, भविष्य में पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और जो समानता पर आधारित एक नया समाजवाद आएगा जिसमें पूंजीवाद का। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है आर्थिक विकास की प्रक्रिया। देखिए, जो शुम्पेटर थे उनका ये कहना था कि जो आर्थिक विकास है उसमें कभी तो तेज़ी आ जाती है और कभी कभी उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। देखिए, उनका ये कहना था कि आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है वो नव परिवर्तन का पड़ता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जाती है उसमें नए नए परिवर्तन आते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि एक आदमी पूरा दिन मजदूरी कर कर कोई चीज़ बनाता था। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में नए परिवर्तन आते गए तो क्या हुआ कि आदमी की जगह अब कौन काम करने लगे, मशीनरी काम करने लगी। अब जो काम पूरा दिन एक आदमी मेहनत कर कर कोई प्रोडक्ट आपको बना कर दे रहा था वो मशीन 1 घंटे में बना देती है। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन लागत में तेज़ी से कमी आ गई और जो लाभ था वो आपका बढ़ गया। इससे क्या हुआ, आपकी आय में परिवर्तन हुआ, आय बढ़ी आपका। इससे क्या होगा, और आपका विनियोग भी बढ़ेगा। ठीक है, विनियोग की जो गति है उसमें भी तेज़ी से बढ़ोतरी होगी और आपकी जो आर्थिक विकास है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उस पर नए परिवर्तनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे नए नए परिवर्तन होते जाते हैं वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है उसमें विकास होता जाता है। देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है अध्ययन प्रणाली। देखिए, हमारी जो अध्ययन प्रणाली होती है उसमें दो प्रणालियाँ होती हैं, एक होता है आगमन प्रणाली, एक होता है निगमन प्रणाली। देखिए, जो शुम्पेटर थे उन्होंने किसी एक प्रणाली का समर्थन करके किसी भी दूसरी प्रणाली का विरोध नहीं किया है। ठीक है, बल्कि उन्होंने दोनों ही प्रणालियों का समर्थन किया है। ठीक है, उनका ये कहना था कि इकोनॉमी के अध्ययन के लिए आगमन प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है और निगमन प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना था कि आर्थिक विकास के लिए कुछ क्षेत्रों में आगमन प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में निगमन प्रणाली जो है वो बहुत अधिक उपयुक्त है। ठीक, तो उन्होंने अध्ययन प्रणाली के लिए दोनों ही प्रणालियों को अपनाया है। ठीक है, उन्होंने किसी भी एक प्रणाली का विरोध नहीं किया है।
देखिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट है व्यापार चक्र। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हमारे अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जिसके कारण नई नई गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापार चक्र चलता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी नव परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि हम जितने भी उत्पादक होते हैं उनको लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, लाभ अधिक हुआ, ठीक है। अब अगर लाभ अधिक होगा तो जो कोई साहसी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी विनियोग की मात्रा को बढ़ा देगा, यानी कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जब वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसकी आय में प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो जल्दी से विकास करेगी। इसके ही विपरीत अगर नव परिवर्तन की गतिविधियां होती हैं जो वो अगर वो कम हो जाएं, ठीक है, लोग जो है कम विनियोग करें, ठीक है, उससे क्या होगा कि उनकी जो आय है वो कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और उससे रोजगार पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो व्यापार चक्र है ये अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए लाभ होता है तो उससे लोग विनियोग ज़्यादा करेंगे, आय ज़्यादा होगी, उत्पादन होगा, रोजगार होगा। और अगर किसी को नुकसान होता है या मंदी हो जाती है तो उससे क्या होगा, लोग विनियोग कम कर देंगे, आय कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और रोजगार भी कम हो जाएगा। तो ये जो व्यापार चक्र होता है ये घूमता रहता है और इसका जो सिद्धांत है ये शुम्पीटर ने दिया था। देखिए अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है न लाभ का नवयोजन का सिद्धांत। देखिए इसका मतलब ये है कि शुम्पीटर ने ये कहा था कि जब कोई साहसी व्यक्ति, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, कोई उत्पादक है, उसको बड़ी मात्रा में बचत होती है, ठीक है, या फिर वो किस अपनी सेविंग्स को रखता है, तो वो क्या करता है, वो उत्पादन में वृद्धि करता है, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के लिए वो नई नई योजनाएं बनाता है, ठीक है, और अपना जो पैसा है जो उसने बचत करी थी अपने पैसे की उसका बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अपने उत्पादन में वृद्धि करता है, ठीक है, नए नए बाज़ारों को खोजता है, अपनी कच्चे माल के बाज़ारों को खोजता है और अपने लाभ को अधिक करने की योजनाएं बनाता है, नए नए स्रोत खोजता है। तो जो एक उद्योगपति होता है वो लाभ का नवयोजन करता है, यानी कि नए नए तरीके से अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन सभी वो जो अपनी बचत होती है उन सभी बचत को वो बड़ी मात्रा में विनियोग करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उसको असामान्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है, जब और उद्योगपति उसको देखते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो क्या करते हैं, वो भी उसी मात्रा में विनियोग करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो असामान्य लाभ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कहीं देखेंगे किसी बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप भी उसी कंपनी में या फिर उसी की तरह इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी असामान्य यानी कि ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो इसी तरीके से ये जो होता है, ये कॉन्सेप्ट जब सबके पास चले जाता है तो सबको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। असामान्य मतलब बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होना। तो वो लाभ प्राप्त ना होकर सबको, जितने भी उद्योगपति होते हैं उन सबको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ का नवयोजन का सिद्धांत ये होता है कि लाभ को प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाना। जो उद्योगपति होता है वो लाभ प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है, ठीक है। तो ये थे शुम्पीटर के इकोनॉमिक्स थॉट्स। आप अपनी बुक से, मॉडल से इसे और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।